पाकिस्तान से लगातार ड्रोन हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन हथियार और ड्रग्स के साथ पंजाब में पकड़े गए हैं। फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऐसे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा और उस पर जबरदस्त फायरिंग भी की। आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स के जरिए आतंक का डेंजरस गेम खेल रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहद पर अंधेरी रात में क्या पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन्स हथियार गिरा रहे हैं? क्या सरहद के उस पार से आने वाले ड्रोन्स जासूसी कर रहे हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। एक घटना पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई, जहां शाम को बॉर्डर पोस्ट के पास टेडीवाला गांव में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आए, और दूसरी घटना खेमकरन गज्जल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास हुई, जब 20 से ज्यादा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यहां पर देखे गए। इन दोनों ही जगहों के बीच तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स और हथियार ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। इस बात का खुलासा पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने किया है। वहीं इन गतिविधियों में शामिल अपराधियों को पकड़कर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। रात के करीब 8:20 से लेकर 8:53 तक 2 बार ड्रोन्स दिखने पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की। खेमकरन में तो 100 राउंड से ज्यादा गोलियां फायर की गई, जिसके बाद सुबह पुलिस ने उन इलाकों की तलाशी ली जहां फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखे थे। इट वाज नॉट एग्जैक्टली वो डिसाइडेड, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ड्रोन था। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी, रात 8:30 बजे देखी गई है। रात में दिखे ड्रोन्स हिंदुस्तानी सरहद में क्या करने आए थे, ये अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन बार बार हो रही ऐसी घटना के कारण सुरक्षा को लेकर खतरा जरूर बढ़ गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं। इससे पहले पंजाब पाकिस्तान सीमा पर 5 अगस्त से अक्टूबर के महीने तक रोजाना 8 से 10 ड्रोन देखे गए। 10 अक्टूबर 2019 को पंजाब के फिरोजपुर में झुंझारा हजारा सिंह वाला के सीमावर्ती गांव में 2 ड्रोन देखे गए। 22 अक्टूबर 2019 को हुसैनीवाला में बीएसएफ ने भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन को आते देखा था। हालांकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स पर नजर रखने के लिए बीएसएफ की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं, और पठानकोट में तो सेना छावनी के इलाके के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन पाक से बार बार आ रहे ड्रोन्स बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के राज खुलकर सामने आ रहे हैं। मसलन ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह 3 जगहों पर साजिश कर रहा था एक बड़े आतंकी हमले की। यानी कि ऐसा लग रहा है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचता रहा है। आतंक का मोहरा जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी बड़ी खौफनाक साजिश का हिस्सा था। डीएसपी देवेंद्र सिंह से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करके आतंकी कनेक्शन के तार खंगाल रही है, और अभी तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कश्मीर से गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से जांच एजेंसीज की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में देवेंद्र सिंह ने कई अहम राजों से पर्दा उठाया है। एजेंसीज को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देवेंद्र सिंह से कई और अहम जानकारियां मिल सकती हैं। हिजबुल के आतंकी नाविद के साथ गाड़ी में पकड़े गए डीएसपी ने पूछताछ में ये बात कबूली है कि वो लंबे समय से आतंकियों के संपर्क में था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि उसने इन आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी। अभी तक की जांच के मुताबिक देवेंद्र सिंह आतंकी नवीद को श्रीनगर के इंदिरा नगर के अपने घर लेकर गया था। यहाँ वो एक नया घर बनवा रहा है, और उनका परिवार पास ही में एक रिश्तेदार के घर रहता है। पिछले 1 साल से देवेंद्र सिंह पुलिस राडार पर थे। इन सिक्योरिटी फोर्सेस को इन पर नज़र रखे हुए थे, और पिछले 1 हफ्ते से सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ था कि कुछ बड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डीएसपी और हिजबुल आतंकियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दहशतगर्द 3 जगह हमले की साजिश रच रहे थे। राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में हमले की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डीएसपी आतंकियों से पैसे लेकर उन्हें बनिहाल सुरंग पार कराता था। इस बार भी नवीद से उसकी 12 लाख रुपए में डील हुई थी। डीएसपी खुद गाड़ी में इसलिए बैठता था ताकि पुलिस गाड़ी में सवार आतंकियों को बचाया जा सके। जांच में यह भी बात सामने आई है कि नवीद ने ये पैसे न सिर्फ रास्ता पार कराने के लिए बल्कि जम्मू में शेल्टर देने के लिए भी दिए थे। सूत्रों का दावा है कि कम से कम 5 बार डीएसपी ने आतंकियों को बनिहाल सुरंग पार कराने और जम्मू में शेल्टर देने के बदले पैसे वसूले हैं।
इसी घर में पूरी रात जो है देविंदर सिंह के साथ नवीद बाबू ने गुजारी। पहले ही शुपेन एक दिन पहले चले गए थे और फिर पूरी रात इस घर में गुजारने के बाद यहाँ से निकले। देविंदर सिंह का एक खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि किन किन आतंकी हमलों में देविंदर सिंह का हाथ रहा है और कितने बरसों से वो आतंकियों के साथ मिलकर देश से गद्दारी कर रहा था। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टी न्यूज़ नेशन। सीएए का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में लगातार विरोध की ज्वाला भड़क रही है। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसके बावजूद सड़कों पर लोग हैं। सवाल ये उठने लगा है कि आज आखिरकार शाहीन बाग पर इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो क्या वहां पर ट्रैफिक पिछले 30 दिनों से जिस तरह से बाधित है वैसे ही रहना चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को गंगा नहीं, माफ कीजिएगा, यमुना नदी में डाल दिया है? जिस तरह से दिल्ली वासियों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं, इसका कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? प्रदर्शन और जाम पिछले 1 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग और कालिंदी कुंज की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे कुछ लोगों ने विरोध के नाम पर अवरोध मचा रखा है। 1 महीने से सड़क बंद है और लोग परेशान। जिस रास्ते को तय करने में महज 10 मिनट लगते थे, आज उसी सफर को तय करने में 2 घंटे का वक्त तय करना पड़ रहा है। और ये सब हो रहा है उन लोगों की वजह से जो नागरिकता कानून के विरोध में बैठे हुए हैं। ये दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। जरा देखिए किस तरह लोगों ने बीच सड़क पर डेरा डाल रखा है। सभी भाइयों से गुजारिश है, ज्यादा पहुंचे भाई। ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी कहे, किसी को कोई परवाह नहीं। प्रदर्शनकारी तो बस अपनी मांगों पर डटे हैं। प्रदर्शन के लिए पूरा ड्यूटी चार्ट बना हुआ है। कौन कब आएगा, घर का काम पूरा करो और प्रदर्शन करो, लेकिन दूसरों की इन्हें जरा भी परवाह नहीं। तभी तो पिछले 30 दिनों से शाहीन बाग और सरता बिहार में मॉल, शोरूम बंद है। शाहीन बाग में 100 से ज्यादा दुकानें बंद हैं। बंद की वजह से कई पेट्रोल पंप को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को आने जाने में भारी असुविधा हो रही है। कालिंदी कुंज का 30 मिनट का सफर 4 घंटे में पूरा हो रहा है। डीएनडी और मथुरा रोड से आवाजाही को मजबूर हैं लोग। डीएनडी मथुरा एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम लग रहा है। कालिंदी कुंज जाने में 30 मिनट की बजाय 2.5 घंटे लग रहे हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते कालिंदी कुंज रोड नंबर 13A बंद होने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी दिल्ली जाम की समस्या से जूझ रही है। नोएडा से साउथ दिल्ली जाने में जहां लोगों को 15 से 20 मिनट लगते थे, अब 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर वापस लौटने में। सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक को परेशान करने की इजाजत किसने दी? विरोध करने का अधिकार संविधान हर किसी को देता है, लेकिन शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल उठने चाहिए या नहीं? इसी परेशानी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि शाहीन बाग कालिंदी कुंज को कानून के जरिए खुलवाने का प्रबंध किया जाए। अब देखना यह है कि पुलिस इस चुनौती से पार कैसे पाती है। शाहीन बाग में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस पर आज सुनवाई पूरी हो गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि पुलिस अपने तरीके से यहाँ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटाए और रोड खाली करवाए। और ख़ास तौर पे जो आदेश में ये कहा गया है कि हितों को ध्यान में रख करके प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाया जाए ताकि रोड को खाली किया जा सके। दिल्ली से राज के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली। उत्तराखंड में चीन की सीमा पर हिंदुस्तान के हिमवीर अपने हौसले और जज्बे का दम दिखा रहे हैं। जबरदस्त सर्दी और भीषण बर्फबारी के बीच भी आईटीबीपी के जवान दुश्मन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। यहां तापमान आमतौर पर -15 डिग्री रहता है। इसके बावजूद ये जवान अपनी फुर्ती में कहीं कम नहीं होते। -15 डिग्री में जंग की तैयारी करते हिंदुस्तान के वीर जवान हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच जोर आजमाइश करते भारत के शूरवीर। 3 घंटा का बाद फिर बदली होती। ठंड से बचने के लिए हमारे को जैसे स्नो का इक्विपमेंट मिलता है उसी से, और मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड वगैरह भी है, और ठंड से बचने के लिए फिर इक्विपमेंट सब सारे कुछ प्रोवाइड हो जाता है। हिम शिखर पर हिम युद्ध की तैयारी करते हमारे रणवीर, चीन से सटे बर्फीले पहाड़ों पर हिंद के हिमवीरों की हुंकार। हमको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि बर्फीले इलाकों में या कहीं भी जगह अगर ठंड पड़ जाए
इससे भी ऊंचाई में हमको ड्यूटी करना है, तो हम उस साधन पर DSPT का भी हमारे पास साधन है, उसके द्वारा भी हम घर से मिलाप कर सकते हैं, या कई कई जगह हमारा जो मोबाइल टावर है उसके द्वारा हम साधन के द्वारा हम घर वालों से बात कर सकते हैं। उत्तराखंड में चीन की सीमा के बेहद करीब चमोली के औली में ITBP के जवान बर्फ के बीच अपनी जंगी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से तो जाना ही जाता है, ये वीरों की भूमि भी है। आज हम मौजूद हैं भारत चीन सीमा के अंतिम ट्रेनिंग सेंटर औली में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस कठिन परिस्थिति में, इस कपकपाती बर्फ में, जहाँ इस समय 8 से 10 फीट बर्फ है, किस तरीके से भारतीय हिमवीर तैयार होते हैं दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। इन जवानों को हर साल ITBP की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो -25 डिग्री के तापमान में न सिर्फ खुद को बचा सके बल्कि देश की सीमा को दुश्मन की काली नजरों से बचा भी सके। देखिए, औली जो है ITBP का ही नहीं, देश का एक बहुत पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर हम माउंटेनरिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, आइस क्राफ्ट, ग्लेशियर क्राफ्ट वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें न केवल ITBP बल्कि देश के सभी पुलिस बलों के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसमें हम स्कीइंग की एक जो खेल के प्रति भी, प्लस अगर हमारे कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर स्कीइंग की ज़रूरत होती है, उसका भी हम प्रशिक्षण लोगों को देते हैं। औली पर्वतारोहण संस्थान में ITBP के जवानों को बर्फ से लड़ने के साथ साथ बर्फ के साधनों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। खासकर स्कीइंग के जरिए कैसे दुश्मन को मार भगाना है, इसके गुर भी सिखाए जाते हैं। इनमें सबसे अहम होता है स्नो कैंप तैयार करना। इस कैंप के चारों तरफ बर्फ की दीवार खड़ी की जाती है, जहां जवानों की एक टोली पोजीशन लेकर सरहद की निगरानी करती है। बर्फ की दीवार के बीच इग्लू हाउस या बर्फ का आशियाना तैयार किया जाता है, जहां जवान खुद को ठंड और दुश्मनों की नजर से बचाते हैं। बर्फ का घर, और इस घर के बारे में हम जवानों से पूछेंगे कि इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से ये हमारे देश के हिमवीरों को जो सीमा पर तैनात हैं उनको सुरक्षित महसूस करता है। ITBP के इन जवानों का साहस और हौसला उन्हें युद्ध शिखर पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रखता है। तभी तो इन जवानों पर पूरे देश को नाज है। औली में चीनी बॉर्डर से नितिन सेमवाल के साथ पीक न्यूज़ नेशन। अभी तक हम पूरे देश भर में लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई ने सरकार की कई जगह पोल खोल कर रखती है। लगातार बढ़ती महंगाई से जहां जनता त्राहिमाम कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा जबरदस्त मसाला मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को घेरे में लेने के लिए। आम लोगों पर पड़ी महंगाई की मार। महंगाई ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। महंगाई की बढ़ती दरों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी। खुदरा महंगाई दर दिसंबर में 7.35% तक पहुंच गई, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए। सब्जियों के दाम कम होने के नाम नहीं ले रहे। प्याज की कीमतें अब भी आसमान पर बनी हुई। CSO के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर 7.35% रही, जबकि नवंबर 2019 में ये 5.54% थी। यानी एक महीने में महंगाई दर में करीब 2% का उछाल आया है। जुलाई 2014 में महंगाई दर 7.39% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों की कीमत में 60% का इजाफा हुआ है, जबकि खाद्य वस्तुओं के दाम 14% से ज्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई की इस मार से लोग बेहाल हो गए हैं। सब्जी है, गैस है, दाल चावल सब कुछ महंगा है। सब लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, हर तबके के लोग परेशान हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। दाल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, अभी पेट्रोल रोज 1 रुपया 8 आना 4 आना बढ़ ही रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिस पे घटा हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार है जब महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती महंगाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महंगाई पर वार, वो चुप बैठे हैं और महंगाई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भी महंगाई पर असर पड़ा है और अगले 2-3 महीने इसके कम होने के आसार नहीं हैं। महंगाई से लोग जहां बेहाल हो गए, घरों का बजट बिगड़ गया,
वहीं अब सियासत भी गर्मा गई। विरोधियों को सरकार को घेरने का नया हथियार मिल गया। टीम न्यूज़ नेशन। अभी तक जनता पीएमसी के बैंक घोटाले से उबर भी नहीं पाई थी कि बेंगलुरु में एक ऐसा ही बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। आरबीआई ने श्री राघवेंद्र सहकारी बैंक पर 6 महीने तक किसी भी तरह के कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। यहां तक कि जिन लोगों ने अपना पैसा इस बैंक में जमा कर रखा है वो भी बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 35,000 रुपए तक ही अपना पैसा निकाल पाएंगे। समझ नहीं आता कि आम जनता जहां बैंकों में पैसे जमा करती है, वो बैंक जब अपना काम सही तरीके से नहीं करते तो फिर कम से कम जनता अपना पैसा तो निकाल ले, या ये बैंक जनता का पैसा भी डकार जाएंगे और सरकार चुपचाप देखती रहेगी। बैंक के बाहर लंबी कतार, जो जहां था बस वहीं से बैंक की ओर दौड़ पड़ा। किसी की पूरी जमा पूंजी है, 20 लाख, सालों की कमाई पर आंच आई तो लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए। पीएमसी घोटाले से अभी देश उबरा भी नहीं है कि एक और घोटाले की बू आने लगी है। जैसे पीएमसी बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, ठीक वैसा ही मंजर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के बाहर का है। आरबीआई ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से कारोबार करने से रोक दिया है और निकासी की सीमा को कम कर 35,000 रुपए कर दिया है। जिसके बाद जिन लोगों का इस सहकारी बैंक में अकाउंट है वो बैंक की ओर दौड़ पड़े। लोगों के दिलों में पीएमसी घोटाले का जिन घर करके बैठा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी तो कई लोगों की जान चली गई थी। लिहाजा सब बैंक से पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े। आरबीआई ने बैंक को कारोबार करने से रोक लगा दी है। पैसे की निकासी सीमा को कम करके 35,000 रुपए तक कर दिया है। बैंक अगले 6 महीने तक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई लोन नहीं दे सकेगा। पीएमसी घोटाले के दौरान भी बैंक पर ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई थी और बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए लोगों की कई दिनों तक लाइनें लगी रहती थी। और अब उसी तरह की मुसीबत में श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के खाता धारक भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वायरल वीडियो, जिसमें वो अस्पताल के भीतर सरेआम एक डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को बीजेपी और संघ का आदमी बताकर बदतमीजी के अंदाज में बात करते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी बातचीत का ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, मैं ये बात नहीं कह सकती वो क्या कह रहा हो, तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। सत्ता चली गई, लेकिन लगता है कि सत्ता की हनक अभी तक नहीं गई। अस्पताल के भीतर डॉक्टर को धमकाने का ये वीडियो कन्नौज के एक अस्पताल का है। यहाँ अखिलेश यादव घायलों को देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक अपना आपा खो बैठे और अस्पताल के भीतर ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीएस मिश्रा पर तमतमाने लगे। छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, मैं ये बात नहीं कह सकती वो क्या कह रहा हो, तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। दरअसल अस्पताल में भर्ती घायलों के घर वाले अखिलेश से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अभी तक मुआवजा का चेक नहीं मिला। इसी दरमियान डॉक्टर साहब ने कुछ कहना चाहा तो अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और क्लास लगानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने डॉक्टर साहब को बीजेपी और आरएसएस का आदमी तक बता दिया। जब उसने कहा कि चेक नहीं मिली है, मैंने सफाई देनी चाहिए सर, चेक मिला हुआ है, ये भाग जाते हैं घर। इस पर भड़क गए एकदम से। क्या आरएसएस के आदमी हो सकते हैं, बीजेपी के आदमी हो सकते हैं, निकल जाइए, बहुत छोटे अधिकारी हैं। अखिलेश यादव का यह रवैया सिर्फ अस्पताल के भीतर ही नहीं बल्कि मीडिया से बात करते हुए भी दिखा और इस बार निशाने पर रहे कन्नौज के बीजेपी सांसद। और हम एक बात बता दें आपको, यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोग डिम्पल के लिए कुछ भाषा इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ हमें अच्छी ना लगे वो उन्हीं को वैसा ही कई हिसाब किताब हम दे दें, क्योंकि हम भी उन्हीं जैसे हैं। अगर उनको लगता है कि हमने इस प्रकार की कोई टिप्पणी करी है तो उसको उजागर करें, सार्वजनिक करें। मैं स्पष्ट रूप से आज ऑन कैमरा पे बोलता हूं कि मैंने कोई भी अभद्र भाषा यदि डिम्पल जी के लिए बोली होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अखिलेश खुद सूबे के सीएम रह चुके हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसे में उनकी भाषा और उनका बर्ताव एक जिम्मेदार राजनेता जैसा कहीं से नहीं लग रहा है। न्यूज़ नेशन।
निर्भया हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा 22 जनवरी को मिलनी है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए 2 दोषी अभी भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनका क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाने की बात कर रहे हैं। तारीख पर तारीख की ये जो कोशिशें लगातार वकीलों के द्वारा की जाती हैं, क्या ये न्यायपालिका और कानून दोनों के मुंह पर करारा तमाचा नहीं है? निर्भया के दोषियों की याचिका खारिज, कोर्ट ने नहीं किया रहम। निर्भया के दोषियों पर सुप्रीम फैसला। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्भया के दोषियों मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। निर्भया के दोषियों की फांसी में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं आने वाली है, क्योंकि अब कानूनी तौर पर निर्भया के दरिंदों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका डिले टैक्टिक जो यूज कर रहे थे, वो डिले टैक्टिक पर बैन लगा, एक तरीके से फेल होते जा रहे हैं वन बाय वन। ये बहुत जरूरी था और हम उम्मीद करते हैं कि 22 को ही इनको हैंग किया जाएगा, फांसी होगी। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, आज के डेट तक कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे बड़ा दिन 22 तारीख को होगा, जब वो चारों फांसी पे लटकेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्भया के चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी किया था और उनकी फांसी की तारीख 22 जनवरी सुबह 7 बजे मुकर्रर की थी, जिसके खिलाफ मुकेश और विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बंद कमरे में की। सुप्रीम कोर्ट के बंद चैम्बर में जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता में याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस NV रमन्ना के अलावा इस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। कोर्ट ने मुकेश और विनय की याचिका को खारिज कर दिया। अभी हमारे पास लीगल रेमेडीज, हम क्लाइंट से बात करेंगे, हमें जजमेंट मिलने दिया जाए, जजमेंट देंगे और उसके बाद हम उसमें देखेंगे। निर्भया के दरिंदों के पास अब सारे कानूनी विकल्प बंद हो गए हैं, बस वो अब मर्सी पिटीशन ही राष्ट्रपति के पास दे सकते हैं। इस बीच तिहाड़ में दोषियों को फांसी पर लटकाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।